वो इन चीजों से अपने को जरूर बचाएगा तथा खान पान की सादगी, मतलब जो खाना पीना है, रहन सहन है, उसको अपने हिसाब से, जैसे कि ये खाना हमको अच्छा है, हमें हमारे शरीर के लिए फायदा करेगा, अच्छे अच्छे विचारों को ग्रहण करेगा, जो ज्ञानी होगा, जो समझदार होगा। इस बचाव या प्रतिरक्षा को ही शायद उन्होंने पलायन कहा है। नेक्स्ट है कि सालिम अली का ऐसा क्यों मानना है कि मनुष्य का प्राचीन इतिहास उसका पीछा करता रहता है। सालिम अली जो है उसका मानना है, क्यों मानना है कि मनुष्य का जो प्राचीन इतिहास है, पुराना इतिहास है, उसका पीछा करता रहता है। क्यों? उदाहरण के तौर पर सालिम अली आज से हजारों वर्ष पूर्व हुए तथाकथित कृष्ण अवतार की यादें वृंदावन नामक स्थान में पहुंचते ही आने की बात करते हैं। जब हम कृष्ण वृंदावन जाते हैं आज भी, तो हमको वो पुरानी कृष्ण की सारी बातें याद दिला देता है, वो कृष्ण का जो स्थान है। यह सर्वदा सत्य है कि स्थान प्रधान न च बलम प्रधानम, अर्थात बल नहीं बल्कि स्थान ही प्रधान होता है, यानी शक्ति ही प्रधान नहीं होती, बल्कि जो स्थान है, जो जगह है। अब हमारी कोई जन्म भूमि है तो हम उसको भूलेंगे तो नहीं, चाहे कहीं भी चले जाएं, देश विदेश कहीं पर भी चले जाएं, पर जो हमारी जन्मभूमि है, जो हमारी मिट्टी है, जो हमारी पुरखों की जमीन है, उसको हम, वो ही मुख्य होती है, वो ही प्रधान होती है। तो सालिम अली का ऐसा क्यों मानना है कि मनुष्य का प्राचीन इतिहास उसका पीछा करता रहता है, यानी कि सालिम अली ने कहा कि हजारों वर्ष पूर्व, हजारों वर्ष हो गए कृष्ण जी के जन्म हुए, पर आज भी जनता उस जन्म स्थल पर जाती है कृष्ण जी के, तो उस स्थान को देखकर सर्वथा वही की याद दिलाता है। यानी कि सत्य ही कही है किसी ने कि स्थानम प्रधानम न च बलम प्रधानम, अर्थात बल नहीं बल्कि स्थान ही प्रधान होता है। हमारी शक्ति ही प्रधान नहीं होती, बल्कि वहां की जमीन जायदाद, जो हमारी जन्मभूमि है, वही प्रधान होती है। चाहे कहीं हम देश में घूमे आए, विदेश में घूमे आए, लोग कहते हैं कि हम नेपाल चले गए, हम अमेरिका चले गए, अपना जो स्थान है वही प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार सांवला पानी कौन सी नदी का है। लेखक के अनुसार सांवला पानी कौन सी नदी का है, वे क्यों कहते हैं। लेखक कह रहा है कि वो नदी को सांवला क्यों कहते हैं। सांवला पानी किसका होता है? यमुना नदी का। यमुना नदी का पानी देखा होगा तुमने, सांवला होता है। क्यों होता है वो? यमुना के जल को भी सांवला जल कहा गया है, और यह आज भी सांवला ही है, अर्थात इतिहास कभी मरता नहीं है। यानी कि पहले कृष्ण के जमाने में भी वो सांवला था, जब कृष्ण और राधा दोनों जमुना जी के तट पर स्नान करते थे, तब भी जमुना जी का अंग सांवला था, और आज भी वो पीढ़ी दर पीढ़ी है, आज भी वो जमुना जी का पानी कैसा है? सांवला है। तो सांवला पानी कहाँ का? यमुना नदी का है। इतिहासकालीन यमुना के जल को भी सांवला जल कहा गया था, और यह आज भी सांवला ही है, अर्थात इतिहास जो है कभी मरता नहीं है। सालिम अली जंगलों, पहाड़ों तथा झरनों को आदमी की नजर से क्यों देखते हैं। सालिम अली जंगलों, पहाड़ों तथा झरनों, जो जंगल हैं, पहाड़ हैं, झरने हैं, उनको आदमी की नजर से क्यों देखते हैं? देखते होंगे, शायद उन्हें यह पता हुआ कि प्रकृति की ये सभी चीजें प्राणियों से पहले इस सृष्टि में आई थी। शायद उन्हें यह पता होगा कि प्रकृति की ये जो चीजें हैं वो प्राणियों से पहले ही आई होंगी। उल्लेखनीय यह है, बात सत्य है कि वनस्पति जगत ने ही जंतु जगत को की उत्पत्ति का या सृजन का माहौल उत्पन्न किया है। यानी कि सालिम अली जंगलों, पहाड़ों तथा झरनों को आदमी की नजर से क्यों देखते थे? क्योंकि उन्हें पता था कि प्रकृति की ये सभी चीजें प्राणियों से पहले ही आई है। प्रकृति जो हमारी प्रकृति जो है, ये सभी चीजें प्राणियों से पहले ही आई है। प्रकृति है, प्राणी आया, प्राणी की सृष्टि हुई। उल्लेख बात यह है कि वनस्पति जगत ने ही, वनों ने ही जंतु जगत की उत्पत्ति की है। भाई वन ने ही जंतुओं की
संसार में उत्पत्ति की है, सृजन किया है, माहौल बनाया है। भाई वन होंगे तो जीव जंतु होंगे। नेक्स्ट है कि लेखक का ऐसा मानना क्यों है कि वृंदावन कृष्ण की बंसी के जादू से कभी भी खाली नहीं हुआ है। का भी एग्जाम्पल है, मानना है कि वृंदावन कृष्ण की जो बंसी है, बंसी बजाता है, वो जादू से कभी भी खाली नहीं हुई है। क्यों? लेखक का मानना है कि सत्य को उजागर कर रहे हैं, लेखक सत्य को उजागर कर रहे हैं कि आज भी वृंदावन घूमने जाना वाला पर्यटक वहां कृष्ण लीला की जानकारी रखता है। आज भी अगर हम कृष्ण जी की धाम पर जाते हैं तो वृंदावन में कृष्ण की बंसी सुनाई देती है, तो ये क्या है? जादू ही तो है भाई। महसूस होता है कि कृष्ण इधर से बंसी बजा रहे हैं, इधर से बंसी बजा रहे हैं। तो इस पैराग्राफ के इस सुजुम के में आगे चल रहे सालेम अली यहाँ तक ठीक है। इस हुजूम में आगे चल रहे 2 पैराग्राफ हैं, ठीक है। खाली हुआ है क्या? तो इस पैराग्राफ में से 5-6 क्वेश्चन बन गए तुम्हारे। जो पैराग्राफ है इसमें से 6 क्वेश्चन बन गए। इस पैराग्राफ में से ही वैसे छांटने हैं तुमको। यहां तक क्या? पेज नंबर 43 से लेकर पेज नंबर 44 क्या तक पैराग्राफ है, इसी बीच में से ही इस पैराग्राफ में से 6 क्वेश्चन बन गए। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट पैराग्राफ है कि मिथकों की दुनिया में नेक्स्ट पैराग्राफ है कि मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नजर कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये पैराग्राफ है। यहां तक उन सहपाठी रही थी, तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। मिथकों की दुनिया से लेके उनकी सहपाठी रही थी। ये पैराग्राफ है और इसी में से ही उनके आंसर पुट अप करने हैं। जैसे मिथकों का क्या अर्थ है? मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नजर कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। तो मिथकों क्या है? मिथक शब्द क्या है? समझोगे कि मिथक क्या है? मिथक है कहीं सुनी बातें, उपाख्यानों, कपोल कल्पित, दादी की कहानियां, चुटकुले आदि को मिथक कहा जाता है। मिथकों का मीन क्या है? यानी कि जो दादियां कहानी सुनाती हैं, किस्से सुनाती हैं, चुटकुले सुनाती हैं, कहीं सुनी बातें एक दूसरे की, ये सब क्या है? मिथकों। सालिम अली को कमजोर काया वाला व्यक्ति क्यों कहा गया है? सालिम अली को कमजोरी तो बताया गया है इसमें। तो सालिम अली को कमजोर काया वाला यानी कि कमजोर शरीर वाला व्यक्ति क्यों कहा गया है? उम्र को शती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन बच रहे थे। संभव है कि लंबी यात्राओं की थकान से उनका शरीर क्या हो गया था? कमजोर कर दिया गया था। और उनको कौन सी बीमारी हो गई थी? कौन सी बीमारी हो गई थी उनको? कैंसर। ओके, क्लियर। तो सालिम अली को कमजोर काया वाला व्यक्ति क्यों कहा गया था? क्योंकि उन्हें कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का शिकार हो गए थे, यानी कि कैंसर वाली बीमारी हो गई थी। इसी कारण वे दुबले पतले शरीर के हो गए थे। तो क्वेश्चन है कि सालिम अली को कमजोर काया वाला, कमजोर शरीर वाला व्यक्ति क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से शिकार हो गए थे। इस कारण उनका शरीर कमजोर हो गया था, दुबले पतला हो गया था, इसलिए उनको कमजोर शरीर वाला व्यक्ति कहते हैं। सालिम अली का परिचय कैसे व्यक्ति के रूप में दिया गया है? सालिम अली का जो परिचय है कैसे व्यक्ति में दिया गया है? अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन
उनकी मौत के बाद ही उतरी थी। क्वेश्चन है कि सालिम अली का परिचय कैसे व्यक्ति के रूप में दिया गया है? उसका परिचय कैसे उसमें दिया? रखवाला, पोषक और उनकी विविध प्रजातियों यानी विभिन्न प्रकार की जातियों को खोजने में, जानवरों की जो प्रजाति हैं, जाति हैं, उनको खोजने वाले महापुरुष के रूप में उनका परिचय, सालिम अली का परिचय ऐसे व्यक्ति के रूप में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सालिम अली पक्षियों की विविध प्रजातियों का अवलेख कैसे रखते होंगे? सालिम अली पक्षियों का विविध प्रजातियों का अवलेख कैसे रखते होंगे? कि भारतवर्ष के वनों, झाड़ियों, चारागाहों में बहुत सारे जानवर, पक्षी पैदा होते हैं। तो भारतवर्ष के वनों, झाड़ियों, चारागाहों में आंखों पर दूरबीन चढ़ाकर उनका अध्ययन करके, कैसे अध्ययन किया था उन्होंने? दूरबीन लगाकर। भाई दूर-दूर जानवर होते हैं, उनका अध्ययन कैसे किया था? अपनी आंखों पर दूरबीन चढ़ाकर। इसीलिए उन्हें पक्षीविद या पक्षी विज्ञानी भी कहा जाता है, क्योंकि वह पक्षियों का यानी कि जानवरों का निरीक्षण करते थे। इसलिए सालिम अली को पक्षी विज्ञानी भी कहा गया है, पक्षी का विज्ञान भी कहा गया है, क्योंकि वो अपनी आंखों पर दूरबीन चढ़ाकर उनका निरीक्षण करते थे जानवरों का। उनको वर्ड, शायद उनको इसलिए वर्ड वाचर भी कहा गया है। वर्ड वाचर शब्द का क्या अर्थ है? वर्ड वाचर, इस लेसन में तुमने वर्ड वाचर शब्द सुना होगा कि जैसा वर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ न कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध देता है। तो यानी कि वर्ड वाचर शब्द का क्या अर्थ है? पक्षियों को खोजने। वर्ड वाचर का अर्थ है पक्षियों को खोजने, देखने और उनका अध्ययन करना। पक्षियों को खोजने, देखने, अध्ययन करने तथा उनका परीक्षण करने और प्रयोग करने वाला व्यक्ति सालिम अली वर्ड वाचर ही था। वर्ड वाचर यानी कि पक्षियों को खोजना, उनका अध्ययन करना, उनका परीक्षण करना और उनका प्रयोग करना ही सालिम अली वर्ड वाचर ही था। वर्ड वाचर का समझ में आ गया मीनिंग? ठीक है। वर्ड वाचर यानी कि पक्षियों को खोजने, देखने, उनका अध्ययन करने, उनका परीक्षण करने और उनका प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति है, सालिम अली वर्ड वाचर ही था। कौन था? सालिम अली वर्ड वाचर ही था। सालिम अली ने अपने लिए कौन सी हस्ती खेलती रहस्यमयी दुनिया गाड़ी थी? सालिम अली ने अपने लिए कौन सी हस्ती खेलती रहस्यमयी दुनिया गढ़ी थी? आगे कहते हैं कि सालिम अली उन लोगों में था जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ हस्ती खेलती रहस्यमय दुनिया पसरी हुई थी। उनको चारों तरफ कैसी दुनिया दिखाई दे रही थी? हस्ती खेलती हुई। उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए यह माहौल गढ़ा था। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफी सहायता की थी। किसने सहायता की थी? उनकी जो जीवन साथी थी तहमीना। स्कूल के दिनों में ही उनकी सहपाठी बनी थी। कब बनी थी? स्कूल के दिनों में ही सहपाठी बनी थी। तो सालिम अली ने अपने लिए कौन सी हस्ती खेलती रहस्यमय दुनिया गढ़ी थी? यह दुनिया कौन सी थी? बेहद विविध प्रकार के यानी कि विभिन्न प्रकार के सुंदर पक्षियों, आकाश एवं जल मंडल दोनों में थी। यानी कि कौन सी रहस्यमय हंसी थी उनकी दुनिया काय में थी? पक्षियों में। क्यों वर्जत में बहुत हंसी आ रही है बेटे? क्या बात है? मैम हमें ये हंसी यूं आ रही है कि मैम इसमें ये बताया गया है चैप्टर में कि वो पक्षियों का निरीक्षण भी करते थे, उनको देखते भी थे। मैम वो डॉक्टर थे कि राइटर थे? मैम पता ही नहीं पड़ रहा है। अरे देखते थे तो राइटर, पर राइटर तो थे वो, पर वो उनको की रुचि पक्षियों में थी ना, पशु पक्षियों को पालने में, देखने में, उसमें भी रुचि थी ना उनकी। राइटर तो थे वो हिंदी के। मैम वो लेखक है? बोलो बोलो। वो लेखक नहीं थे, जाबिर हुसैन ने लिखा है सालिम अली के बारे में।
लेखक नहीं थे, वो जाबिर पक्षियों हाँ पक्षियों को पालते थे। उनके लेखक तो जाबिर हुसैन थे। जाबिर हुसैन ने सांवले सपनों की याद में मतलब याद नामक पाठ लिखा है। जाबिर हुसैन ने, जाबिर हुसैन तो लेखक हो गए उसके। लिखा तो जाबिर हुसैन ने है सांवले सपनों की याद में। सांवले तो मैम सपनों फिर यानी कि सलीम अली डॉक्टर है फिर सलीम अली तो मैम फिर डॉक्टर थोड़ी हो गए हो। डॉक्टर का तो नाम ही नहीं है इसमें, कहाँ से पढ़ लिया तुमने डॉक्टर? तो मैम फिर कोई उनको ये इलाज बताओ। कैसे करने देगा? अभी मैम वो कुछ गलत निरीक्षण कर दे तो निरीक्षण करते थे वो जानवरों का, उनको जानवर पसंद थे, प्रिय थे। मैं गलत कर दे तो क्या गलत करते? निरीक्षण अगर गलत कर देते या किसी को कुछ हो जाता तो मैम उसकी जिम्मेदारी किसकी होती फिर? अरे गलत क्यों कर देंगे, ये बताओ। चलो आगे पढ़ो। तो इस पैराग्राफ में क्वेश्चन बन गए कितने? 6। मिथकों का क्या अर्थ है? मैंने कितनी बार चैप्टर पढ़ाया तुमको कहानी, ये समझ नहीं आई तुम्हारी? है पढ़ाई थी ना कई बार? यस मैम पढ़ाई थी। फिर तो इस बार कितने क्वेश्चन बन गए इस पैराग्राफ में? 6। मिथकों का क्या अर्थ है? क्या अर्थ बताया मिथकों का मैंने? बताओ। मिथक, मैम मिथक मिथकों जो का शब्द, अर्थ आपने मिथकों का अर्थ ये बताया है, मिथक ऐसी बातें होती हैं जो कि गलत अफवाहें बनाती हैं लोगों के बीच में। हाँ राइट, मीन यही हुआ। थैंक यू मैम। सालिम अली को कमजोर काया वाला व्यक्ति क्यों कहा गया है? मतलब मैम सालिम अली को कमजोर काया वाला व्यक्ति इसलिए कहा गया है क्योंकि उनकी उम्र ढलती जा रही थी और ज्यादा यात्रा करने की वजह से उनके शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई थी और उनको कैंसर भी हो गया था। राइट आंसर। ओके। वर्डवाचक शब्द का क्या अर्थ है? वर्डवाचक शब्द का क्या अर्थ है? मैम वर्ड वॉचर शब्द का अर्थ यह है कि वो पक्षियों से बहुत प्यार करते थे। उनको जब समय मिलता था वो पक्षियों को ही देखते रहते थे, कभी आसमान में उड़ते हुए, कभी डालियों पर बैठे हुए। जानवरों का परीक्षण करते थे। मैम इसका अर्थ ये भी तो हो सकता है उनका परीक्षण करना, उनको पक्षियों की देखभाल करना, और जो पक्षियों की देखभाल करना, उनका परीक्षण करना, उनका निरीक्षण करना। हाँ हाँ वर्ड सुनो मैम, बोलो। वर्ड जो लिखा है वो लिखा है वर्ड वॉचर। वॉचर मतलब मैम देखना होता है हमारे हिसाब से तो। हाँ तो तो वो पक्षियों को वही देख तो पक्षियों को खोजना, देखना, वर्डवाचक शब्द वो मीन वही हो गया। निरीक्षण करना या देखना या अध्ययन करना, बात तो एक ही होगी, निरीक्षण करना या देखना। ओके। ठीक है, वर्डवाचक पक्षियों का खोजना, निरीक्षण करना, बात एक ही होती है। निरीक्षण करना, उनकी देखभाल करना। आवाज आ रही है बेटे? यस मैम। ओके। सालिम अली का परिचय कैसे व्यक्ति के रूप में दिया गया है? सालिम अली का परिचय कैसे व्यक्ति के रूप में दिया गया है? मतलब सालिम अली को क्या क्या परिचय है? सालिम अली का परिचय बताओ, कैसे व्यक्ति को के रूप में दिया गया है? क्या करते थे वो, जो उनको महत्वपूर्ण दिया गई, इम्पोर्टेंस ही? मैम सालिम अली बहुत
सालिम मैम बताएं। बोलो, बताओ परिचय बताओ यहाँ भूमि। अरे उन लोगों मैम हम बताएं ना। अभी एक एक करके बता दो, भूमि को बताने दो। बताते रहेंगे। बताओ भूमि। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उन्हें उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खिलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यार मतलब ये बताना है तुमको, सालिम अली, क्वेश्चन ये है कि सालिम अली का परिचय कैसे व्यक्ति के रूप में दिया जाता था, उनको कैसे व्यक्ति में माना जाता था, महापुरुष उनको किस व्यक्ति के रूप में माना जाता था। पक्षियों का संरक्षण करते थे ना वो, मेन बात, इसीलिए तो उनको इम्पोर्टेंस दी जाती थी। तो पक्षियों का संरक्षक, विविध प्रजातियों को खोजने में वाले महापुरुष के रूप में उनको का परिचय दिया जाता था। ओके, अब नेक्स्ट पैराग्राफ है कि अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सलीम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। तो ये नेक्स्ट पैराग्राफ रह गया है, कहां तक पूरा लौटोगे ना। तो इसका क्वेश्चन है कि सालिम अली तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के साथ क्यों मिले थे। सालिम अली जो थे प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के साथ क्यों मिले थे। मैम बताएं। बताओ बताओ। मैम सालिम अली चौधरी चरण सिंह से इसलिए मिले थे क्योंकि चौधरी चरण सिंह को मिट्टी का महत्व पता था। उनको पता था कि जब मिट्टी पर पहली बूंद गिरती है तो उसका महत्व क्या होता है, इसीलिए वो एक मतलब एक फरमाइश लेकर वो चौधरी चरण सिंह के पास गए थे, जो कि केरल की साइलेंट वैली से जुड़ी हुई थी। हाँ राइट आंसर, ये भी लिख सकते हैं। थैंक यू मैम। समझ में आया लेसन फिर तो तुम्हारे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण के संभावित खतरों के बारे में सालिम अली से सुनकर चौधरी चरण सिंह की क्या प्रतिक्रिया रही। ठीक है, पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरण के संभावित खतरों, जो पर्यावरण था उसमें खतरों के बारे में सालिम अली से सुनकर चौधरी चरण सिंह की क्या प्रतिक्रिया रही। क्या प्रतिक्रिया रही थी कि चौधरी चरण सिंह वनस्पति जगत और जंतु जगत के विनाश के खतरों से परिचित थे। यानी चौधरी चरण सिंह जो वन थे उन और वनों में जो जंतु रहते थे उनके खतरों से, उनके विनाश से परिचित थे, भली भांति जानते थे और प्रभावित होकर रोने लगे थे। उन्होंने सालिम अली को तुरंत इस योजना पर कार्य करने तथा सहायता मांगने की बात कही थी। उन्होंने सालिम अली से, किसने, चौधरी चरण सिंह ने सालिम अली को तुरंत इस योजना क्यों दी थी, क्योंकि वो वन का निरीक्षण करते थे, इसलिए पर्यावरण के से संबंधित खतरों के बारे में सालिम अली ने से सुनकर चौधरी चरण सिंह की क्या प्रतिक्रिया रही थी। चौधरी चरण सिंह वनस्पति जगत और जंतु जगत, इस तरह से इसका क्वेश्चन लिखेंगे। चौधरी चरण सिंह वनस्पति जगत और जंतु जगत के संभावित विनाश के खतरों से परिचित होकर इससे प्रभावित हुए कि वह इतने प्रभावित हो गए उससे कि वो रोने लगे। उन्होंने सालिम अली को तुरंत इस योजना पर कार्य करने के लिए प्रेरित कर दिया, सहायता मांगने के लिए कह दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सालिम अली को आत्मकथा का नाम क्या था। सालिम अली की आत्मकथा का क्या नाम था, क्या था नाम, फॉल ऑफ ये तो बताओ। अ स्पैरो। हाँ राइट, फॉल ऑफ अ स्पैरो। जब एक पक्षी प्रेमी D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी क्रीडा लॉरेंस से यह कहा गया कि वह पति के बारे में कुछ लिखे, ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा था जब उनकी पत्नी से कहा कि तुम अपने पति के बारे में कुछ लिखो, क्या कहा था। मैं उन्होंने कहा था कि मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ भी लिखना असंभव है, क्योंकि मुझसे ज्यादा अच्छे तरीके से उनको वह जो उनकी छत पर एक पक्षी बैठता था
वह उनको जानता था मुझसे अच्छे तरीके से, इसलिए उन्होंने कहा कि मेरे लिए उनके बारे में कुछ भी लिखना असंभव है। वो बहुत ही अच्छे आदमी थे। गौरैया बैठी थी इसकी छत पर। भूमि तुम बताओ आंसर इसका। भूमि आंसर ma'am. बताओ इसका, बताओ। डीएच लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा से अनुरोध किया कि वह एक आत्मकथा लिखें, लेकिन वह उन्होंने कहा कि मुझसे ज्यादा मेरी छत पे बैठी एक गौरैया मेरे पति के बारे में ज्यादा जानती हैं, तो इसलिए उन्होंने यह असंभव बोला कि वह नहीं लिख सकती आत्मकथा। मैं बोलूं? बताओ। मैम, जब फ्रीडा लॉरेंस से लोगों ने उनके पति के बारे में कुछ लिखने के लिए या बोलने के लिए कहा, तो उन्होंने यह कहा कि उनकी छत पर बैठने वाली गौरैया उनके बारे में और लॉरेंस के बारे में बहुत कुछ जानती है, क्योंकि लॉरेंस अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त उस गौरैया के साथ बिताते थे, इसलिए उन्होंने ये शब्द कहे। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीलकंठ की गौरैया का खेल नए रास्ते दिखाने में क्या तात्पर्य है? जो एयर गन से ही तो घायल हो गई थी, वो गिर गई थी, तो सालिम अली से बचपन में गौरैया घायल हो गई थी, बचपन में ही घायल हो गई थी। इस घटना ने ही उन्हें आजीवन पक्षियों का सच्चा मित्र बना दिया था। वो सालिम अली सच्चा मित्र क्यों बन गए थे? क्योंकि जब बचपन में ही एयर गन से ही उनकी गौरैया को वो उनके हाथ से घायल हो गई थी। उस दिन को याद कर उनके हृदय में एक टीस उठती थी, उसी को याद करके ही उनको एक मतलब याद आती थी, हृदय में चुभती थी, उससे एक पक्षी को पीड़ा पहुंची थी, इसलिए एयर गन से घायल। इसका क्वेश्चन का आंसर है कि क्वेश्चन है कि एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीलकंठ की गौरैया का खेल के नए रास्ते दिखाने से क्या तात्पर्य है? तो लिखोगे कि सालिम अली से बचपन में गौरैया घायल हो गई थी, बचपन में हो गई थी ना गौरैया घायल, बचपन में ही हो गई थी। इस घटना ने ही उन्हें आजीवन पक्षियों का सच्चा मित्र और संरक्षक बना दिया था। इस घटना से ही उन्हें आजीवन पक्षियों का मतलब जीवन भर पक्षियों का संरक्षक देख रेख करने के लिए बना दिया गया था। ठीक है, तो ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया। मैंने क्वेश्चन क्या कहते दिए हैं, केवल फोर्थ वाला रह गया है इसमें, और सारे क्वेश्चन रह गए हैं। उस दिन दिए थे मैंने 3 और 3 कल दिया होमवर्क में, सबने देख लिया होगा, व्हाट्सएप किया था मैंने, देखा है सबने? काम कर रहे हो कॉपी में हैं? तो इसमें 1-2 क्वेश्चन चैप्टर रह गए थे तुम्हारे, एक प्रेमचंद्र के फटे जूते और एक ये सामने वाला, 2 ही तो रह गए हैं ना? 2 ही बताया था मुझे कि 2 है ना, तो ये दोनों हो गया तुम्हारा। ठीक है, अगले टर्न पे मैं फिर ग्रामर शुरू करूंगी। ओके, ठीक है। और इसमें फिर कुछ पूछना भी हो तुम्हारा मतलब हो भी गया है, कोई बात नहीं, दोबारा रिपीट कर देंगे। किसी को कुछ पूछना हो, कुछ छूट गया हो, कुछ क्वेश्चन नहीं रहे हो, तो दोबारा सिलेबस रिवीजन चालू हो जाएगा फिर। और वो दूसरी बुक और है तुम्हारी कृतिका, उसमें से भी लगभग हो चुके हैं, एक रह गया है, मन्नू कौन सा है ना? हाँ, बोलो। एक ही चैप्टर हुआ है मैम अभी कृतिका। हाँ, एक हुआ है ना उसमें, एक इस जल प्रलय में ही हुआ है मैम, उसके बाद 3 चैप्टर रह गए, माटी वाली और हाँ जी, मेरे और तो रीढ़ की हड्डी, ये 3 हैं। हाँ, तो पहले एक ये वाली बुक फिनिश कर लें, फिर दूसरी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब ये तो लगभग होएगी, इसमें बस तुमको क्वेश्चन मेरे को क्वेश्चन आंसर लिख कर देने, वो मैं दे दूंगी, वो कॉपी में लिख लेना। लेसन तो मैंने रीड करा ही दिया दोनों। पोएट्री सेशन भी तो रह गया, पोएट्री सेशन भी तो रह गया है, कोकिला और कैदी, और उसके बाद बच्चे काम पे जाते हैं। अच्छा, बच्चे काम पे जाते हैं और कोकिला और कैदी, कोकिला और कैदी। यस मैम। ओके, ये आपने कहा तो है, आप करा देंगी मैम, ये रोजाना रिपीट करती है मैम सिलेबस को। हाँ, मैं कह रही करा दूंगी, अभी टाइम ही कितने, अभी दूसरा तीसरा दिन ही तो हुआ है लेक्चर देते हुए। अब जब तो पूछा था मेरे से क्या रहे नहीं, हाँ नहीं, वो तो मैंने पूछा था, कैदी और कोकिला बच्चे काम पर जा रहे हैं।
ठीक है, उस दिन और इसमें तो हो ही गया दोनों, गद्य में हो गया पूरा, यस मैम। ठीक है। और Complete काव्य में रह गया कैदी और कोकिला, बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो नेक्स्ट उस पर यही बताएंगे काव्य वाला, ठीक है, कैदी और कोकिला, ठीक है मैम। ठीक है। और होमवर्क कर लेना साथ के साथ, और फिर पढ़ लेना घर पर, जो समझ में नहीं आए वो मेरे से पूछ लेना, फिर दोबारा पूछ सकते हो, एक बार पूछो, 2 बार पूछो, जो समझ में नहीं आए वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके मैम, ओके ठीक है? मैम। ओके। और किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछो, केवल 2 ही 3 लोग दिखाई देते हैं, पूछते हैं, क्यों भाई, पढ़ाई समझ में आ रही है मेरी? आवाज आ रही है क्लियर? आ रही है जतिन जैन? जतिन आ रही है मैम। यस मैम। आ रही है ना? यस मैम। मैम सालेम अली का जन्म हाँ। कहाँ हुआ था, बस ये पूछना है। सालेम अली का जन्म? जी मैम। सालेम अली का पाठ कहाँ पढ़ाया है मैंने? अभी तुम्हें पढ़ा दिया, मतलब अभी कहाँ पढ़ाया, आज कहाँ पढ़ाया है? आज पढ़ाया कोई? नहीं मैम, ये मैम वो मिल नहीं रहा था, जब हाँ। आपने शुरू में पढ़ाना शुरू किया था तो हमें चैप्टर पता नहीं था, दूसरे पैराग्राफ में हमें ये चैप्टर जाके मिला था, तो इसलिए पूछ रहे हैं कि आपने वो जन्मभूमि के बारे में कुछ बताया था उनकी में, तो वो पूछ रहे हैं मैम हमको। कब हुआ था मैम? उनका जन्म 1896 में हुआ था और उनकी डेथ 1987 में हो गई थी। हाँ। और पूछो, क्या पूछ रहा है? उस दिन चैप्टर पढ़ाया था प्रेमचंद वो वाला, फटे जूते, वो तो क्लियर हो गया। प्रेमचंद्र के फटे जूते स्टोरी क्लियर हो गई ना? हरिशंकर परसाई ने लिखा था वो। किसने लिखा था वो? हरिशंकर परसाई। हाँ। परसाई जी ने। प्रेमचंद्र के फटे जूते, हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई का जन्म हुआ था 1922 में, ठीक है, 1922 में। कहां पर हुआ था? मध्य प्रदेश।